जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का मौज ले रहे होंगे, क्योंकि भाई आप लोगों को मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोल के लिए सैम्पल पेपर कर रहे हैं, और वहीं सैम्पल पेपर आज कौन सा है? तो सैम्पल पेपर 5 है। ऑलरेडी हम 4 सैम्पल पेपर कर लिए हैं, और चारों सैम्पल पेपर आप जाइए इसी एआर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे और वहाँ के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, तो चारों सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। आज है 5वां सैंपल। जैसे मैंने बोला था कि आपको जो एल मतलब एएलपी के इसके बाद होने वाला है, और उसके बाद से आपका जेई होने वाला है, और ये जो सेक्शन कंट्रोल है इसके लिए मैं क्या कर रहा था? तो 5-5 सैंपल पेपर कर रहा था। तो हमारा जो ये इसका कंप्लीट हो गया, यानी सेक्शन कंट्रोल का मैंने 5 कंप्लीट करा दिया है। अब 5 सैंपल पेपर आने वाला है आप लोगों के ईएलपी के लिए। तो जो भाई ने बोला था वो पूरा कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल के इसको कंप्लीट नहीं कराया। अगर कंप्लीट नहीं कराते तो फिर बोलते कि भैया ने बोला और कंप्लीट नहीं कराया। बट मेरे तरफ से टोटल 5 सैंपल कंप्लीट हो गए हैं। आराम से जाइए और अच्छे से इस सैंपल पेपर को पूरा करके जाइए, और देखिए आपका स्कोर मैथ्स में आता है कि नहीं आता है। पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। जो चीज़ें मैंने करा दिया है बहुत इनफ है, इसी लेवल के सवाल आएंगे, और अच्छे से एग्जाम में जाके फोड़ के आइए। ठीक है भाई, तो ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे, और आइए एक एक क्वेश्चन को उड़ाते हैं एकदम। जैसे 4 सैंपल में उड़ाए हैं वैसी चीज़ों को एकदम ज़्यादा बेसिक में भी नहीं जाएंगे और ज़्यादा हाई लेवल में भी नहीं जाएंगे। मीडियम रखेंगे, जो एग्जाम का पैटर्न है उस हिसाब से चलेंगे, और चीज़ों को आराम से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है भाई? सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और 1 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। यानी कहने की जो संख्या आप जोड़ते हो ना, तो समान संख्या में प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 70% निकालो। कभी भी ऐसा सवाल है तो मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है कि क्या करते हैं, पहले जो 25% है ना भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। 1/4 होगा, ये हमारा जो होता है भाई साहब मूल नंबर होता है, यानी ओरिजिनल नंबर बोलते हैं इसको। यानी ये ओरिजिनल नंबर होता है हमारा, और ये है जो भाई साहब एक संख्या यानी बढ़ा घटा उसका ये मान दर्शाता है। तो बोला है यहाँ पर क्या क्या भाई साहब 72 जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो तो कितना जोड़ रहा है? 1 से 4 हो रहा है, ये बोलोगे इसमें 3 यूनिट जोड़ रहा है, और वहाँ पर वैल्यू में कितना जोड़ रहा है? 72। हमें निकालना है 4 यूनिट का मान। तो बोलो 3 अपने आप का 24 गुना है, तो 4 अपने आप का, अगर 4 में 24 गुना होगा तो 96 आ जाएगा। जब 96 आएगा तो बोला यही संख्या का हमें 70% निकालना है, यानी कहने कि जो 96 है इसका 70% निकालो, हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो 96 का 70% यानी 7/10 होता है बस। 7×6 = 42 के दो हाथ में 4, 9×7 = 63 और 4 × 67। नीचे क्या है? 10 से तो एक अंक वैसे पॉइंट लग जाएगा, यानी जो हमारा संख्या होगा 67.2 होगा, और 67.2 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी। बस बहुत बेसिक सा सवाल था, एकदम सिंपल सा सवाल था, प्यार से हम आंसर लेके आ गए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 है और वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 है तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल है। हमें मालूम है क्या कि ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कभी भी अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले साल पे जो ब्याज होता है ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी पहले साल का ब्याज बराबर होता है। यानी कहना इन द सेंस कि मान लो अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है, इस पे अगर मैं एसआई का 10% लेता हूँ तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा? 10 रुपये आएगा। और वहीं सीआई का 10% लेता हूँ तो इस पे पहले साल का ब्याज कितना आएगा? सीआई का, ये भी 10 रुपये आएगा। तो ये बोलोगे कि पहले साल का एसआई इक्वल टू पहले साल का सीआई बराबर होता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, बहुत सिंपल से। यानी कहने के बोलोगे भाई साहब 2 साल में किसी को 40 रुपये मिल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई साहब? तो हर साल बराबर होता है। अगर मान लो भाई साहब 2 साल में 40 तो 1 साल में 20 मिला होगा, फिर अगले साल में 20, अगले साल में 20, ये बराबर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल में कितना मिला है? यहाँ पे तो 40 मिला है 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 20 यहाँ पे होगा, तो 20 भाई साहब इसका मिला है, यानी 1 साल का। दूसरे साल में इसको 20 मिला है, और दूसरे साल में कहीं ना कहीं देखो तो इसको 22 मिल गया है। तो अभी तो भाई हम बोल सकते हैं क्या कि 2 साल में हमारा जो एसआई है वो 40 मिला है, और 2 साल में जो सीआई है वो 42 मिला है। जो कहाँ है? एग्जामिनर ऑलरेडी दिया है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 42 है। ठीक है भाई, तो हमें रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट, बहुत सिंपल है। देखो सीआई क्या है? 20 से अपने आप 22 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? 20 पे बढ़ रहा है। इंटू में हम 100% कर देंगे तो हमारा रेट निकल के आ जाएगा। यहाँ से काटो भाई साहब 5 दूना 10%, हमारा रेट आ गया। यानी रेट हमारा 10 आ गया। अब वैल्यू निकालना क्या? नहीं, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड करते हैं समझना। प्रिंसिपल बराबर में यहाँ पर देखो तो हमें कहीं ना कहीं ब्याज दिया है। ब्याज कितना है? 40 का मान दिया है। 40 का मान दे क्या है? ब्याज। यानी ऑलरेडी हमें सिंपल इंटरेस्ट 40 दिया है, तो एसआई कैसे निकालते हैं? आर इंटू टी, यानी रेट में टाइम से गुणा करते हैं तो आता है। तो यहाँ पे 40 है तो आर इंटू टी कितना होगा? तो देखो भाई साहब यहाँ पर 2 साल है और रेट कितना आ गया? 10।
तो 10 और 2 20% का मान है। और हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, तो 100% से गुणा कर दो, हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखो भाई, ये परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से काटो 2 बार में, और 2 में 100 से गुणा करोगे तो ब्याज मतलब हमारा जो आएगा मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, 200, और 2 से कहाँ है तो ऑप्शन नंबर है, खत्म। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, हमको समझाने में इतना टाइम लगा नहीं, तो ये बहुत क्या बोलते हैं लल्लू सा सवाल है। यहाँ पे मालूम था कि 40 है, ये 42 हो रहा है, यानी 2 रुपये बढ़ रहा है, यानी 20-20 के हिसाब से, यानी 2 रुपये का मतलब 2 रुपये 20 पे बढ़ रहा है। यानी ये बोल सकते हो कि 20 जो 20 है नीचे हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, यानी 2 20 का कितना परसेंट है, तो 10% है, तो रेट 10% आ गया। यहाँ से हमने ब्याज कैलकुलेट करके अपना प्रिंसिपल लेके आ गया, बात खत्म। बहुत बेसिक सा सवाल था, सारे बच्चे बना लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और 3 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा जब किसी संख्या को उसके भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 बचता है, और उसी संख्या के दोगुने से उसी भाजक द्वारा विभाजित किया तो शेष 15 बचता है, तो भाजक ज्ञात करें। बहुत लल्लू सा सवाल है, ऑलरेडी मैंने उसमें करा रखा है। जब मैं क्या भाई साहब रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा था ना, उसमें नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ाया, तो इसको वहीं डिविजिबिलिटी यानी डिविजिबिलिटी में मैंने पढ़ाया था कि इसने विभाजित करने पर यह आता है, यानी जो रिमाइंडर वाला केस होता है उसमें मैंने ये पढ़ा दिया है। देखो हमें मालूम है क्या कि भाई साहब ये बोला है कि किसी संख्या को भाज्य किया है, मान लो कोई संख्या x है, इसको मैं मान लो n से विभाजित करता हूं, तो हमें शेषफल कितना बचता है, 24 बचता है। देखो अब ये बोलता है कि ये संख्या अपने आप का 2 गुना यानी 2x हो जाती है, और इसी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल कितना मिल के आता है भाई, 15 मिलता है। तो हमें भाजक ज्ञात करना है, यानी कहीं ना कहीं देखो हमें क्या बोला है सवाल में, तो हमें ये बोला है कि तो उसी भाजक भी है, तो हमें भाजक ज्ञात करना है, भाजक निकालना है, यानी एन का मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी सेम संख्या को 2 गुना करे, यानी जो भाई साहब ऊपर वाली संख्या उसी को 2 गुना करे, तो हमारा रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाता है। यानी 24 से 30 का 2 गुना कर दो भाई, 24 का 2 गुना करोगे तो 48 आएगा, और कुछ नहीं करना, 48 में से 15 घटा तो यही हमारा भाजक आ जाएगा, और ये 33 हो जाएगा। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो बहुत बेसिक सा सवाल था कि अगर मान लो हमारा संख्या 2 गुना हो रहा था तो हमारा रिमाइंडर भी 2 गुना होगा, और भाजक निकालना होता है तो रिमाइंडर में से जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है, तो 2 गुना करने वाले जो वैल्यू आती है उसमें से हम घटा देते हैं, तो ये चीजें निकल के आ जाती है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं 4। कह रहा है कि एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी बताएं, यानी कहने कि हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत लल्लू सा सवाल है, हम शुरू से पढ़ाए हैं, आप जब मेरे से रेलवे फाउंडेशन बैच में पढ़े होंगे तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि अगर पहले आधे भाग की बात करें और फिर दूसरे भाग की बात करें, उस केस में अगर मान लो टाइम भी दिया है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। और फार्मूला क्या बोलता है हमारा, तो भाई साहब डिस्टेंस निकालने के लिए 2xy, और ये हो जाएगा x प्लस में y, और इंटू में हमारे पास टोटल टाइम, बस जो जो वैल्यू दिया रखो हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो 2 था, x का मान 25 हो जाएगा, y का मान हमारे पास 30, और 25 और 30 55, और इंटू में टोटल टाइम 11 घंटा दिया है, बस काटो आंसर आ जाएगा। 11 का 5 गुना, 5 से काटोगे 5 बार में, तो 5 दूना 10 में 30 से गुणा करेंगे तो टोटल डिस्टेंस 300 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। 300 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल था, सारे लोग उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और 5 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग क्या है भाई साहब, 39 वर्ष था, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत बेसिक सा सवाल है, बस ये भाषा का खेल है। यहाँ पर 2 लोग हैं, मान लीजिए कि ये है, ये सन है और फादर है, जो वर्तमान में ये बोल रहे हैं, यानी प्रेजेंट में जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ये क्या है, इनके पिताजी इनसे 25 साल बड़े हैं, तो मान लो ये अगर x के होंगे तो फादर x प्लस 25 होंगे, ये हुआ। अब फिर आगे जब इन्होंने बोला कि 5 वर्ष पूर्व, यानी हम यहाँ से 5 वर्ष पूर्व जाते हैं तो यहाँ भी 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, यानी x माइनस 5, x प्लस 25 में से 5 वर्ष कम करोगे तो x प्लस 20 होगा। उस केस में बोला है कि दोनों का योग क्या होगा भाई साहब, 39 वर्ष होगा। ये मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बोला है, देखो बोला है क्या कि 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग, मतलब योग 39 वर्ष था, तो 5 वर्ष पूर्व चले गए और इनका आयु का योग क्या है, 39 है। अब कुछ नहीं करना, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। x माइनस 5 प्लस में x प्लस में 20 बराबर में 39 ये दिया, जैसे मैंने उतार लिया। अब देखो x और x 2x, प्लस का 20 माइनस का 5 यानी 15 हो जाएगा, तो 15 उधर घटा दो, तो भाई साहब क्या होगा, 39 में से 15 घटाओगे तो हमारे पास कितना आ गया, 26 ना 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 10 34 और 5 39 होता है, तो x का मान हमारे पास 12 आएगा। और हमसे पूछा क्या है, देखो तो यही तो पूछा है, तो वर्तमान में हमारी आयु ज्ञात करने में x का मान फाइंड करना था, और x का मान 12 आ गया। 12 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत लल्लू सा सवाल था, उम्मीद करते हैं सारे लोग बना लिए होंगे।
आइए भाई नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या क्या है। कह रहा है यदि ए ये वैल्यू हमें दिया है 2 और -2 5 2 एक वर्ग के दो लगातार शीर्ष हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। यानी दूरी सूत्र पर सवाल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दूरी सूत्र हमारा क्या है भाई, मालूम है आपको? तो ये होता है, हमें शुरू से पढ़ते हैं क्या, तो x2 माइनस होता है हमारे x1, x2 माइनस में होता है x1, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं भाई, फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर रूट लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। बस अब जैसे जैसे दिया है मान रख लो। x2 का मान कितना है देखना जरा, तो x2 का मान 5 है और x1 का मान 2 है, तो 5 माइनस 2 कर लो, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर आ जाओ, y2 कितना है तो 2 है, और उसके बाद से y क्या है हमारे पास 2, और -2 में से माइनस करोगे तो प्लस का 2 हो जाता है, और ये हो जाएगा स्क्वायर। बस अब देखो 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो आप बोलोगे भाई कि 9 और 16 कितना होता है 25, यानी √25, तो √25 से बाहर निकालोगे तो 5 आएगा, और यही आंसर हो जाएगा 5 का है, तो ऑप्शन नंबर है खत्म। यानी जो हमें फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था भाई साहब, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है, निकल के आ गया। अब यहाँ से पेरीमीटर निकालता हो, अगर मान लो पेरीमीटर पूछता तो पेरीमीटर कैसे निकालते हो, तो हमें मालूम है कि भाई साहब भुजा का चारों यानी चारों साइड का योग कितना होता है, तो 4 और a होता है, तो हम बोलेंगे 4 और a यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाता है। एरिया निकालना होता है तो बस कुछ नहीं करते हैं, अगर स्क्वायर का एरिया निकालना होता है तो 5 का स्क्वायर कर लो भाई, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए, बस दैट्स इट, यही था और कुछ नहीं था। आओ नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। कि एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। ठीक है भाई, अगर मान लो आप जाते हो कहीं भी दुकानदार के पास, तो दुकानदार एक क्या होता है, एक होल्डिंग लगाता है, उस पर बोलता है भाई साहब ये चीज़ लोगे तो इतना का छूट मिलता है, अलग अलग चीज़ पे उसने छूट दिया है। तो देखो इसमें जो पूछा है हमसे, क्या पूछा है यहाँ पर लास्ट में, देखो बोला है कि किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। देखो 2 प्रकार का छूट होता है, अगर आप मान लो खरीदारी करने जाओगे तो 2 प्रकार का छूट होता है। पहला छूट होता है ग्राहक के लिए, मैं यहाँ पे थोड़ा देर आपको समझा देता हूँ। एक ग्राहक का छूट होता है ग्राहक के लिए, और एक दूसरा छूट जिसमें क्या होता है दुकानदार कमाता है, यानी एक दुकानदार होता है। यहाँ से 2 प्रकार का छूट होता है। अब मान लो आप ग्राहक हो, आप कुछ खरीदने जाओगे तो आप ये सोचोगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, यानी मान लो कोई चीज़ अगर मान लो 100 रुपये की है तो आप बोलोगे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे दे, यानी ये बोलोगे कि 100 रुपये की चीज़ है तो एक काम करो आप हमको इस पर 30% का छूट दो। अगर मान लो 30% का छूट दे दिया तो आपको कितना का पड़ेगा 70 रुपये का। फिर बोलोगे काम करो इस पर हमको 50% का छूट दो, तो कितना का पड़ेगा 50 रुपया। तो हमेशा दुकानदार क्या चाहेगा, ग्राहक क्या चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। तो एक देखो ये होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, यानी हमेशा ध्यान रखना ग्राहक हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि छूट मिले, और दुकानदार क्या करता है वो चाहता है कि कम से कम छूट दे। अगर मान लो कोई चीज़ 100 रुपये में बेच रहा है तो वो सोचेगा कि इसको मैं 90 रुपये में बेचूं, सिर्फ 10% का ही छूट दूं। यानी जितना कम छूट देगा उसमें ग्राहक क्या होगा, दुकानदार को फायदा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगा वहाँ पे ग्राहक को फायदा होगा। समझ में आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा छूट ग्राहक को फायदा होता है, और कम से कम छूट किसको, दुकानदार को फायदा होता है। वहीं सवाल में यही बोला है कि यहाँ पे ये बोला है कि किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे अधिकतम होगा, यानी विक्रय मूल्य कब सबसे आधा होगा, यानी कहीं ना कहीं सबसे कम छूट देगा तो भाई सब चीज़ मैंने विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ 100 रुपये का है, अगर मान लो इसमें मैं 50% का छूट देता हूँ तो विक्रय मूल्य कितना में होगा 50 रुपये में। अगर कोई चीज़ 100 रुपये का है और यहाँ पे मैं 10% का छूट देता हूँ तो कितना में जाएगा 90 रुपये में जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए हमें छूट को कम से कम देना पड़ेगा। ये सवाल है कि सबसे, बस ये 4 ऑप्शन में देखना है कि सबसे कम किस में छूट दे रहा है, बस ये सवाल था। आओ निकालते हैं एक एक करके। पहला क्या बोला है कि प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो 15% का 2 क्रमिक छूट निकालने के लिए क्या है, या तो सक्सेसिव लगा लो, मैंने डायरेक्ट भी पढ़ा रखा है। डायरेक्ट मैंने क्या बोला है कि 2 15 है तो 15 15 एक बार क्या करो ऐड कर लो, तो 15 15 ऐड कर लो 30, माइनस एक बार 15 का स्क्वायर कर लो, तो 15 का स्क्वायर करोगे 225 होगा, उसको 100 से डिवाइड कर दो यानी 2.25 हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि 30 में से 2.25 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 27.75, यानी ये बोल सकते हो भाई कि जो पहले पे उसको 27.75 का डिस्काउंट दे रहा है। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा पे पहले 25% का दे रहा है, फिर 5% का दे रहा है, फिर सक्सेसिव लगा लो 25 और 5, तो एक बार दोनों को ऐड कर लो 30 हो गया, माइनस एक बार ये दोनों को गुणा कर लो, तो 25 में 5 से गुणा करो तो 125 होता है, और डिवाइड बाई 100 कर दो तो 1.25 होगा। तो 30 में से 1.25 घटाओगे तो हमें मालूम है कि 28 पॉइंट क्या होगा 75 होगा, यानी यहाँ पे आ गया क्या, दूसरे में देखो तो 28.75।
बहुत बढ़िया। तीसरा में देखो तो 20 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड कर लो 30 हो गया, और एक बार दोनों को गुणा कर लो कितना हो गया भाई 200, डिवाइड बाई 100 यानी 2, तो 30 में से 2 घटाओगे तो 28%, और यहाँ पे ऑलरेडी दे ही दे रखा है हमको 30%। तो भाई साहब हमें अधिकतम सेल करने के लिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय मूल्य पे बेचने के लिए देखते हैं सबसे कम छूट किस पे मिला है, तो देखो कहीं ना कहीं सबसे कम छूट यहाँ पे होगा 27.15, यानी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन नंबर ए कहाँ है वो देखो, ये नहीं कि आके यहाँ पे मार दिए, नहीं योजना 4 की बात बोला है, तो हमें योजना 1 देखना है, योजना 1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी है, बात खत्म। ये सवाल था। तो ये भाई साहब जो सिंपल पेपर 5 है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, सारे लल्लू लल्लू से सवाल नहीं रहेंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें आप फंसेंगे, लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन में दम है, और देखो एक क्वेश्चन से आपको डिस्काउंट की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 9 लोग एक रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 8 लोगों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 3 रुपये खर्च किए, और 9वें ने सभी 9 लोगों के औसत से 2 रुपये अधिक खर्च किए, तो उनका कुल खर्च क्या था। ये बहुत 1 सेकंड का सवाल है, पहले इसको बेसिक से समझते हैं, फिर देखते हैं भाई साहब इसका स्मार्ट के अप्रोच क्या है। बेसिक से हमें शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए टोटल क्या होता है, सम अपॉन में नंबर, यानी टोटल का सम करते हैं, जितना नंबर होता है डिवाइड करते हैं, एवरेज आता है। वहीं अगर सम निकालना होता है तो क्या करते हैं, एवरेज इंटू में क्या करते हैं, नंबर से गुणा करते हैं। तो मान लेते हैं भाई साहब जो इनका व्यय है, यानी कहीं ना कहीं 9 लोगों का व्यय है, उनको मैं क्या मानता हूँ, यानी व्यय के सिर्फ मैं मान लेता हूँ कि उनका एवरेज कितना है, तो एक्स है, यानी जो खर्च का एवरेज है एक्स है, उसमें से इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, क्या दे दिया है समझो, बोला है कि 8 लोगों ने प्रत्येक अपने खाने पर 3 रुपये खर्च किए। अगर मान लो समझो कि 8 लोग हैं, उनका औसत 3 होगा, तो उनका सम कितना होगा, तो 8 तरीके 24, ठीक है 8 लोगों का हो गया, फिर प्लस आगे आओ, फिर बोला है जो 90 है ना, सभी 9 लोग क्या, सभी 9 लोगों के औसत खर्च से 2 रुपये अधिक कर रहा है, यानी औसत खर्च 1 से, तो भाई साहब 9वां कितना कर रहा है, एक्स प्लस 2 कर रहा है। ये 8 लोग का है और ये 1 लोग का, इसमें 1 से गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है बट्टे में। ये कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, सबका औसत कितना है, 1 से, बात खत्म। ये सवाल बोला है, अब इसको निकालते हैं। जब मैं निकालूंगा तो देखो ये 9x हो जाएगा, 24 और 2 कितना होता है भाई, 26 हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो 24 और 2 हमारे पास कितना हो गया, तो 24 और 2 26, और प्लस में x बराबर में हो जाएगा 9x, ठीक है। तो x उधर जाके घट जाएगा, तो ये बोलोगे कि 8x बराबर में हो जाएगा 26, तो जो x का मान आएगा भाई 26 बटे में 8, तो इसको काटो, अगर मान लो इसको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 तरीका 24, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट ले लोग 20, 8 दूना 16, और फिर उसके बाद से 4 8 पे 40, यानी 3 पॉइंट क्या आ गया भाई, इसका व्यय आ गया 3.25, यानी 1 लोगों का व्यय आ गया। जब यहाँ पे बोला है तो उनका क्या बोला है, तो उनका कुल खर्च क्या होगा, यानी कुल एक्सपेंस क्या होगा। तो भाई साहब मैंने क्या माना था, ये 1 लोगों का था इतना, तो कुल का निकालने के लिए 9 इंटू एक्स कर देंगे, तो हो जाएगा 9 इंटू में 3.2 करेंगे, तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18 और 4 22 हाथ में 2, 9 3 27 और 2 29.25, 29.25 ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ये सवाल था। ये सवाल आपको मालूम है कि ये चीज़ें था कि पूरा जैसे जैसे दिया था एक एक स्टेप को पढ़ के हमने ऐसे बनाया, और देखो कहाँ का सवाल पूछा हुआ है, तो ये हमें मालूम है कि अरबिक टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है। लेकिन इसको एक लाइन में कैसे उड़ाओगे समझो, बस हमें कुछ नहीं करना है, सबको मिटाओ। हमें बस इतना मालूम है, क्या मालूम है कि जो एट द एंड को जो भी खर्च आएगा ना, जो भी 1 लोगों का इसमें से खर्च आएगा, हमसे ये पूछ दिया कि उनका कुल खर्च बताओ। हमें मान लो कुछ भी खर्च आए, हमें इतना मालूम है कि 9 लोग हैं, 9 लोग हैं, और हमें मालूम है कि यहाँ पर कुछ भी खर्च आए एक समय फर्क नहीं पड़ता है, यानी हमारा जो भी ऑप्शन होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा, यानी 9 से कटेगा, और 9 का मल्टीपल क्या बोलता है, तो संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो संख्याओं का योग देखो 9, ये देखो 9 हो गया, 5 2 7 2 9, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। 3 और 2 5, और 5 5 10 दोबारा खत्म नहीं होगा, यहाँ पे देखो 3 2 5 नहीं होगा, 5 3 8 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, बस बात खत्म। यहाँ पे 9 लोग थे, और एक का मैंने एक, अगर मान लो कि एक आदमी का औसत खर्च मैंने निकाला, तो जो भी आया सारे लोगों का वो चाहे टोटल का, तो एक्स का जो भी वैल्यू होगा 9 से गुणा होगा, यानी 9 से गुणा, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा, खत्म। ये सवाल था, देखो कितना आसान सवाल था और कितना प्यार से आंसर आ जाता। आओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है, तो उनके लसा मसा का गुणनफल 135 है, तो लसा और मसा के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। इसको पहले बेसिक से समझते हैं, और इसको स्मार्ट अप्रोच से ही बताऊंगा कि क्या होता है। बेसिक क्या है समझो, अगर मान लो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:3 है, तो संख्या कितना हो जाएगा 5x और 3x,
ये बोलते हैं, हमें शुरू से पढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ में मैंने ये पढ़ाया है, क्या पढ़ा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 5x इंटू में 3x बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या है भाई, देखना 135, और उसके बाद से कहाँ गया, दोनों का तो प्रोडक्ट ऑलरेडी दे ही दिया एलसीएम इंटू एचसीएफ का 135, तो 135 आएगा। अब यहाँ पे इसका मान निकालो, 5 से काटोगे भाई, 5 से काटो, अगर 5 से काटो 5 दूना 10, 5 सते 35, ठीक है, 5 दूना 10, 5 सते 35, 3 से काटोगे तो 9 बार में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो एक्स का मान 3 आएगा। संख्याएं क्या हो गई, तो पहली संख्या जो हमारी हो जाएगी 5 में 3 से गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा, और दूसरी संख्या गुणा करोगे तो 3 तरीका 9 हो गया। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम आ गया और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या होता है भाई, 15 और 9 का एलसीएम देखो, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कहीं ना कहीं 9 हो गया। अब कहीं ना कहीं अगर मान लो 9 हो गया तो 9 पचे 45, यानी एलसीएम हमारे पास 45 आ गया। अब एचसीएफ क्या होता है, तो देखो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो काट दे, क्या 9 इसको काट गया लेकिन 15 को नहीं काटेगा, 6 भाई साहब किसी को नहीं काटेगा, यानी 3 है, 3 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, यानी एचसीएफ 3 आ गया। अब इसी का व्युत्क्रम का योग पूछा है, कहाँ देखो बोला है क्या कि एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योग, यानी व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 45 है तो 1/45 और प्लस में 1/3, ये पूछा है। हमें मालूम है कि 45 और 3 का एलसीएम 45 होता है, ये हो गया 45, तो 1 और प्लस में यहाँ पर 3 9 45, तो यहाँ पर 9 आ गया, तो 9 3 से 15, मैं इसमें गुणा करूंगा तो 9 ना के यहाँ पे 15 होगा ब्रो, तो 15 और 1 16/45, तो जो आंसर होगा 16/45 ऑप्शन नंबर है। तो ये रहा पूरा इसका प्रॉपर जो एक एक स्टेप बेसिक चीजें से हम बनाते हैं, बट इसको एग्जाम में इस तरीके से नहीं जाएंगे, इसका स्मार्ट अप्रोच समझो कि कैसे बनेगा, देखना बहुत प्यार से देखना। हमें मालूम है क्या, क्या मालूम है भाई बताना जरा, देखो मैं बताता हूँ कितना प्यार से इसको बनाओगे। चीजों को बस समझना कि हाँ कैसे कैसे चीजें दिया गया है, बस उसके बाद से आराम से पढ़ोगे, प्यार से आंसर निकल के आ जाएगा। हमें ये मालूम चला है कि यहाँ पर क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है भाई साहब, क्या है हमारे पास, क्या 135 है, तो हमें मालूम कि निकालना क्या था कि 1/LCM प्लस 1 में HCF। तो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ना, वो क्या भाई साहब 135 को काटेगा, यानी ये प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो यहाँ पे मान आएगा ना, वो भाई साहब 135 को काटेगा। तो देख लेते हैं भाई नीचे का कौन ऐसा मान है जो 135 को काट रहा है। देखो 45 135 को काटता है, बिल्कुल काटता है, 45 या 135 होता है, खत्म, ये हो सकता है। 85 काटता है, बिल्कुल नहीं काटता है। 61 काटता है, बिल्कुल नहीं काटता है। 73 काटता है, नहीं, खत्म, एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। तो एग्जाम में इस अप्रोच से जाना है कि व्युत्क्रम पूछा है तो एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम निकले, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का यहाँ पे मल्टीपल जो होगा इसको काटेगा, पूर्ण रूप से काटेगा, यानी एक ही ऑप्शन है 45 जो 135 को काटेगा, खत्म, ये सवाल था। इतना भारी भरकम सवाल को हमने सेकंड में उड़ा दिया। तो ये सारी चीजें जानते हो कब आएगा, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास भाई साहब रेलवे मैथ्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवे मैथ्स आपके पास नहीं है तो समझो चीजें आपका सही चल रही है। इस बुक को मंगाओ, इससे दबा कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें एक पे मतलब बहुत एक ही टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन है। क्योंकि जब मान लो एक टाइप पे आप 5-7 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी भी आपके सामने उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सेकंडों में उड़ा दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस पर बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखा है। इस बुक को मंगाओ, मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। और भाई साहब जानते हो क्या, अगर ये कहीं बुक मिल नहीं रहा है, मान लो ऑनलाइन में नहीं पहुंच रहा है, तो लोकल शॉप पे कहीं भी जाके बोलोगे ना कि हमें मैथ्स का बुक चाहिए रेलवे गणित, तो बाकायदा वो मंगा के आपको देगा। ठीक है भाई, मंगाओ, बहुत बढ़िया। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक है, तो वहां से भी क्लिक करके मंगा सकते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई ट्रियो की सवाल है, बहुत प्यार से बना लेंगे। ये हमें आइडेंटिटी दिया है, हमें निकालना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। सेक इंटू सेक करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये बोलोगे भाई साहब पहले क्या हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और बट्टे में हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू वैसे ही करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा भाई यहाँ पे कोसेक थीटा। फिर इंटू में एक देखो तो साइन स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा -1 और बट्टे में हो गया साइन थीटा। अब देखो एक आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी होता क्या है, देखो तो हम शुरू से पढ़ते हैं कि 1 प्लस में क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इजकल टू में सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम क्या बोलते हैं, इस 1 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इजकल टू में क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। तो क्या बोल सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा -1 इजकल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाला में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा।
और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, फिर इंटू में सेम ऐसे ही होता है 1। यहाँ पे बस खाली जानते हो क्या, यहाँ पे देखो कोई बात नहीं लिख देता हूँ। एक और आइडेंटिटी होता है, वो क्या होता है कि 1 प्लस में हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ऐसे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और बट्टे में था कोसेक थीटा इनटू में, बस इसका अब नीड नहीं है, मिटा देता हूँ, लिख लेना आप। ठीक है, अब देखो ये बेसिक आइडेंटिटी है जो सबको मालूम है, बहुत सिंपल सा है। हम शुरू से पढ़ते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करता हूँ भाई, मैं इसको पलट देता हूँ। जब पलटूंगा इसको, मान लो पलटने इन द सेंस क्या कि हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा -1 करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -1 तो कुछ नहीं होगा माइनस कोस स्क्वायर होगा, यानी जब इधर माइनस को पलटोगे तो इधर माइनस लग जाता है। बेसिक सी चीज़ है जो सबको मालूम है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ये हमारा क्या था, तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और बट्टे में साइन थीटा था, बस। अब एक और आइडेंटिटी लगेगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर को अब क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे में कोट स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सेक को क्या लिख सकते हो, तो 1 अपॉन में भाई साहब कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर इंटू में 1 हो गया, अपॉन में कोस थीटा होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट इसको ऊपर भेज देता हूँ ताकि आसानी होगा लिखने में। तो 1 और इंटू में हो जाएगा भाई साहब हमारे पास कोस थीटा। ठीक है, सेक का 1 इंटू कॉस थीटा, फिर इंटू में सेम भाई साहब कोट को रहने दो, कोट की चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपस में कट जाएंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि भाई साहब 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो इस साइन थीटा को उठा के ऊपर भेज दो, यानी यहाँ पे आ गया साइन थीटा। फिर आ गया इंटू में, माइनस में भाई साहब जैसे कोस स्क्वायर थीटा है तो रहने दो, और बट्टे में साइन थीटा जैसे है रहने दो, कुछ नहीं। देखो अब यहाँ से काट दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा खत्म, कोस थीटा नहीं काटेगा, यहाँ पर साइन थीटा खत्म होगा, बचेगा क्या, तो देखो दिखा रहा हूँ हमारे पास जो बचा है, क्या बचा है, यहाँ पे कोस थीटा बचा है और यहाँ पे माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर क्या है, कोस थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो कुछ नहीं होगा, कोस स्क्वायर है कोस थीटा है तो माइनस का कोस क्यू थीटा हो जाएगा, और यही आंसर है भाई साहब माइनस का कोस क्यू थीटा, ऑप्शन नंबर डी। देखा, ये सवाल है। बाकी इसमें वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें है कि थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। बाकी आपको आइडेंटिटी मालूम है तो बहुत प्यार से निकाल लोगे, सिंपल सा सवाल था। ठीक है भाई, और देखो हाल फिलहाल में सवाल पूछा गया, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे टाइप का सवाल पूछा। देखो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, अभी हाल फिलहाल का है। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे चीज़ों को। आओ भाई सब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है, तो प्रति घंटे देखो क्या बोला है, प्रति मिनट समुद्र में बहने वाली पानी का मात्रा क्या है। कभी भी अगर नदी इन द सेंस क्या, मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखो घनाभ के आकार का होता है, मान लो ऐसे नाला जो बहता है, समझो ये पानी हो गया, ऐसे बह रहा है, यानी वो घनाभ का शेप में बहता है इससे। तो हमें कहीं ना कहीं घनाभ का वॉल्यूम पूछा है, तो घनाभ का वॉल्यूम पूछा है तो हम क्या पढ़े, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो हमारे पास एल कितना है, लंबाई कितना है भाई, इसमें देखना जरा, लंबाई कितना है 20 मीटर, 20 है हमारे पास, लंबाई हो गया भाई कितना, तो 20 है। ठीक है, और उसके वजह से ब्रेथ इसका लंबाई, उसके वजह से चौड़ाई कितना है 20 इंटू में 36। अब उसके बाद से क्या है, इसके बाद से हाइट कितना है भाई, यानी कहीं ना कि हाइट मैंने उसका गहराई में देखो तो 2.7 किलोमीटर है। तो यहाँ पे तो भाई साहब हमें एल इंटू बी एच मीटर में है सारे, तो मीटर में निकालना पड़ेगा, तो चेंज करो। अब 2.7 क्या है भाई साहब, किलोमीटर में, तो मीटर में जानने के लिए मैंने क्या पढ़ाया था, TSD यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस में, कि कोई भी वैल्यू बड़ी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे करोगे 5/18, ये हमारे पास सेकंड में आएगा, निकालो पहले। पॉइंट हटे 10 जीरो, 5 से 2 बार में, 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4, ये सेकंड में है। अब हमें क्या करना है भाई, इसको क्या मिनट में लाना है, क्योंकि हमें देखो ये पूछा है प्रति मिनट, यहाँ पे बोला है प्रति मिनट, तो मिनट बोला है तो इसको मिनट में चेंज करो। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, ये क्या है बट्टे में 60 करते हैं, तो 60 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो इस 60 को ऊपर उठा के लेके चले जाओ, यानी 60 आ गया। अब इसको काट लो, 4 से काटोगे तो 15 चौका 60, तो 15 या 45 मीटर आ जाएगा, यानी उसकी गहराई होगी 45 मीटर होगी, तो यहाँ पे लिख दो 45 मीटर। बस इसको मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बस चेंज करना था, बस इस सवाल में कुछ था नहीं, बहुत सिंपल था, बस सिर्फ ये था जो आपको चेंज करना आना चाहिए था। अगर ये चीज़ें आती है तो बहुत सिंपल में आप चीज़ों को निकाल लोगे। अब देखो ना, ये होगा हमारा क्या होगा भाई, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
खत्म, गुणा कर लो, आंसर आ गया। ऐसे भी देख सकते हो, इसमें क्या है हमारे पास, तो 45, इसमें भी क्या है 36, यानी 9 का मल्टीपल होगा, यानी जो संख्या 9 से कटेगी हमारा आंसर होगा। संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। देखो 4 और 2 6 और 3 9 हो सकता है, 4 2 6 3 9 सारे 9 का मल्टीपल है, तो हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। आ जाओ गुणा करते हैं भाई। अब देखते हैं 36 का 2 गुना करोगे तो 36 दूना 72, 720 इंटू में 45 कर लो। अब यहाँ पर जीरो, 45 दूना 90 के क्या होता है भाई, 90 का जीरो हो गया, हाथ में बचा 9। अब 45 का 7 गुना करना है, तो 7 बचे 35 के बाद हाथ में 3, 7 चौका 28 और 3 कितना होता है, 28 और 3 31, 315 में 9 करोगे तो 324 होगा। और 324 डबल जीरो कहाँ है भाई, देखना जरा, 324 डबल जीरो, तो 324 डबल जीरो, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ये तो सवाल था, बताओ। बस आपको एक लाइन समझना था कि भाई साहब जब ये नदी बह रहा है वो पानी किस हिसाब से बता है, यानी वो घनाभाकार शेप में है, यानी कहने कि उसका वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम के लिए हमें हाइट जरूरी थी, और हाइट भाई साहब इसने किलोमीटर में दिया था, यानी गहराई यानी हाइट, तो उसको हमने मीटर में चेंज करके गुणा कर दिया, आंसर आ गया। बात खत्म। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव धारा के साथ 364 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर विपरीत दिशा में अपने शुरुआती बिंदु तक जाती है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 40 घंटे है तो धारा की गति बताएं। यानी नाव का चाल दे दिया है 20 किलोमीटर, तो हमें मालूम है कि कोई चीज़ अगर धारा के साथ जा रहा है, अगर 364 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यानी नाव प्लस धारा का स्पीड ऐड होता है। नाव का दे दिया है 20, वाई का नहीं दिया है, यानी धारा का नहीं दिया, यानी वाई हो गया। अब बोला है प्लस में, फिर 364 मीटर वापस भी आता है, यानी क्या होगा, एक्स माइनस वाई, एक्स का मान 20 दे दिया है और माइनस वाई, तो कुल कितना समय लगता है, तो ऑलरेडी दे दिया है 40 घंटे, बस। अब ऐसे सवाल को या तो क्या करो, आप यहाँ से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनवा के लाओ, और नहीं तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग का सहारा लो और सेकेंडो में उड़ाओ। देखो मैं वैल्यू पुटिंग से, यानी कहने की जो हमें क्वेश्चन पूछा है कि धारा की गति पूछा है, यानी कहने की वाई का मान पूछा है, और जो सारी चीज़ें वाई का ही माना है, तो यहाँ पे वैल्यू उठाओ, कैसे उठाओगे। मैंने देखो, मैंने मान लो यहाँ पर 10 उठाता हूँ, जब 10 रखूंगा तो ये 30 हो जाएगा। अब देखो ये कहीं ना कहीं 30 काटेगा नहीं 364 को, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर 8 लेता हूँ, जब मैं 8 रखूंगा यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 364 और बट्टे में 28, फिर प्लस ये हो जाएगा 364, और 20 में से 8 घटाओगे तो 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं काटूं तो 28 इसको काट देगा, 7 चौका 28, फिर 7 पचे 35, 7 दूना 14, इसको काट देगा 13 बार में, लेकिन 12 नहीं कटेगा, 12 36, 4 नहीं कटेगा, यानी कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। कौन ऑप्शन खत्म हो गया, यानी हमारा 8 भी खत्म हो गया। 6 उठा लेते हैं, 6 उठाओ तो 364, और 20 और 6 कितना होता है, 26 प्लस 364, और 20 में से 6 घटाओगे तो कितना होता है भाई, 14 होता है। 26 काटो, 13 दूना 26, फिर यहाँ पर 13 दूना 26, उसके बाद से कितना हो गया भाई, 26 के बाद से कितना हो गया, 26 और 10 104, तो हमें मालूम है क्या कि 13 13 7 91, 13 8 104, यानी 28 बार में खत्म हो जाएगा। जब ये 28 बार में खत्म होगा तो इसको काट लो 2 से, ये 14 आ गया, फिर इसको काटो 14 से, तो 14 दूना 28, 8, 14 5 70, 14 6 84, तो कहने के देखो 14 और 26 आपस में ऐड करोगे तो 40 आएगा। यानी भाई साहब ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 14 घंटा लग रहा है जाने में, आने में 26 घंटा लगता है, तो टोटल 40 घंटा है, तो खत्म, बस। तो हमें मालूम चल गया कि वाई का जो मान था हमारा, यानी वाई बराबर हम क्या रख रहे हैं, वाई बराबर 6 पुट करने में हमारा आंसर आ जा रहा है, तो वाई जो है धारा का स्पीड 6 किलोमीटर पर घंटा है, खत्म। ये सवाल था। तो करने का तरीका होता है, अगर क्वेश्चन को समझ लिए तो बस जितना जल्दी से लगे कि आपको क्या लाना है, आंसर लाना है, तो अलग अलग तरीके सोचो कि हम कैसे बना सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो आज के बाद से कभी गलती नहीं करेंगे, इस प्रोसेस से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आओ नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा पी क्यू आर साझेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी का कुल निवेशक 1/5 भाग निवेश करता है और क्यू कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। पी क्यू और आर के निवेशक का क्रमशः अनुपात बताना है, यानी इनका रेशियो लेना। बहुत सिंपल सा सवाल है कि भाई साहब जो निवेश करते हैं उनका रेशियो। हमेशा अगर कोई चीज़ बट्टा में दिया है तो इसको क्या करते हैं, सिंपल में लाते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 20। यहाँ पे आ गया पी क्यू और आर, पढ़ते जाओ एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। बोला है क्या, बिल्कुल जो पी है कुल निवेशक का 1/5 भाग निवेश करता है, यानी ये बोलोगे कि भाई साहब 20 का 1/5 कितना होता है, 4 होता है। और जो क्यू है कुल का 1/4, यानी 20 का 1/4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 और 4 तो ये ऐड करिए, 9 कर दिए, 20 में से 9 हो गया, तो आर भाई साहब 11 करेंगे, तो 4:5:11 हो जाएगा। 4:5:11 का है, तो ऑप्शन नंबर बी, बस। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल था, सारे लोग उड़ा दिए होंगे। और नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 14 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पास से दो बार फेंका जाता है, ठीक है,
ये कौन सा सवाल था, 13 था ना, 14। एक पास से 2 बार फेंका जाता है और देखो, और आने वाली संख्याओं का योग 10 है, यानी आने वाली संख्याओं का 10 है, तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले 2 पास है, तो पहले ये देख लो कि दोनों पासों को जब एक बार भेज रहे हैं तो कितनी बार 10 आने की संभावना होगी, यानी दोनों को योग करने में। तो पहला क्या हो सकता है, ये बोल सकते हो कि 4 और 6 एक साथ होगा तो 10 हो सकता है। दूसरा में अगर देखूं तो 6 और 4 भी आ सकता है, और तीसरा में देखूं तो 5 और 5 होगा, और इसको भी उलाटो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 ही तो 5 आएगा दोनों में। यानी हमारे पास 3 ऐसी संभावना हो सकती है भाई साहब कि हम एक पासे को अगर फेंक रहे हैं एक ही बार, 2 पासे को एक ही बार फेंक रहे हैं तो 10 आने की संभावना है। उसमें भी एग्जामिनर हमसे क्या पूछ लिया है, देखो उसमें ये बोला है कि 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता है, यानी एक बार आने की प्रायिकता कितनी है। तो भाई साहब 5 कितनी आ सकता है, यानी भाई साहब एक बार लाना है तो एक, और कितनी बार में आ सकता है, तो देखो तो 3 बार में आ सकता है, तो 1/3, 1/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो प्रायिकता का सवाल बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि जिसमें बच्चे को थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, बाकी कुछ होता नहीं है इसमें, कैलकुलेशन थोड़ा सा भी नहीं होता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है तो कर्ण की लंबाई बताएं। यानी हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पर देखो, ये हमारा पास समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनस का मान बताना है, तो कहने का हम ट्रिपलेट से भी उड़ा सकते हैं। इसका एरिया क्या होता है, तो बचपन से पढ़ते हैं कि 1/2 हाफ इंटू बी इंटू हाइट, है नहीं, इसका परपेंडिकुलर होता है, यानी बेस इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी परपेंडिकुलर होता है बी इंटू पी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इनका, यानी बेस आधार, या इसके बाद से ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया, और उसके बाद से ये है इसका ऊंचाई। ठीक है, अब बनाओ, कैसे बनाओगे, हमें मालूम है, क्या मालूम है कि एरिया 1/2, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, समझे, यहाँ पर बी हो गया हमारे पास बी, और यहाँ पर पी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बी और पी, यानी इसको लोग यहाँ पे जानते हो कि हाइट उस पर भी मानते हैं। बी इंटू में अगर मान लो कि कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस इंटू आधार और ऊंचाई होता है, बस इतना हमें मालूम है। अब इक्वल टू इसका रेशियो, यानी इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 84 दिया है, तो 84 कर लो। हमें मालूम है कि बी इंटू पी यहाँ पर कितना आ जाएंगे, तो 84 का 2 गुना करोगे तो कितना होता है भाई, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168। देखो हमें बी और पी का मान रखना है, बी और पी का ऐसा कौन सा मान रखें कि 168 आएगा। हमें मालूम है क्या कि भाई सब देखो, अगर बेस अगर हमारा छोटा, हाइट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो दोनों का हम योग क्या कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो 168 होना चाहिए। तो देखो बी का मान अगर मान लो हम यहाँ पर 7 रखते हैं तो पी कितना होता है, 25 होता है, तो 25 इंटू 7, 25 इंटू अगर मैं 7 रखूंगा तो कितना होता है, तो देखो 25 इंटू 7 करोगे तो कितना होगा, हम आपको मालूम है, तो 25 छः के 150 175, हमें 168 होगा, तो ये नहीं हो सकता। यानी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और यहाँ पे 24 हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये भी 7 और भी 24, कोई मतलब है नहीं, ये 24 से भी 7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 24 को दोनों गुणा करो, 168 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लो हमारा बेस 7 है, और इसका मान लो यहाँ पे ऊंचाई अगर 24 है, तो 7 24 और जो हाइपोटेनस होगा 25, यानी ट्रिपलेट बनता है। और यही पूछा है कर्ण का आंसर, तो ऑप्शन नंबर है ट्रिपलेट हो गया, बात खत्म। तो आधार इंटू ऊंचाई से हम प्यार से निकाल लिए। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे भी बोल सकते हो 24 और ये 7, ऐसे भी करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये मालूम है कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी 25 हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है। आओ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई, 16 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी 24,500 रुपये में एक सेलफोन खरीदा और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किया और 12.5% का लाभ पर बेच दिया, तो सेलफोन का बिक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत बच्चे इसको गलती कर देंगे, जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना, इसे बिक्री मूल्य पर गणना किया। बिक्री मूल्य मतलब क्या, यानी सबसे पहले 12.5% को उठाओ। हमें मालूम है कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो ये जो हमें हिस्सा सीपी होता है ना, ये बिक्री मूल्य बोला, यानी सेलिंग प्राइस होगा, इस पर हमें 1 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सीपी कैसे निकालते हैं, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है कि कभी भी अगर बिक्री मूल्य पे काउंट कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस पे काउंट कर रहा है, उस केस में अगर सीपी निकालना है, ऊपर लाभ दिया है तो कुछ नहीं करते हैं, 8 में से 1 घटा देंगे, 7 होगा, बस खत्म। यानी ये बोल सकते हो भाई साहब 7 की चीज हमारे जो सीपी है 7 है, 1 का प्रॉफिट हो क्या 8 में बेचे। हमें बोला क्या है, तो जो भाई साहब ये 24 7 ये क्या है, 24,500 कितने का मान है, खरीदा है, यानी 7 का मान है। हमें कितना मान निकालना है, 8 का मान निकालना है बस। अब इसको गुणा करो, हमारा आंसर आ जाएगा। काटो भाई, 7 से 7 तरीका 21, फिर यहाँ पर 4, 7 चूक 28, 7 5 35, 00 00 8 पे 40 की जीरो हाथ में 4, 8 तरीके 24 और 4 28,000 हो जाएगा, और 28,000 आंसर का है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म।
नहीं, टाटा बाय बाय, ये सवाल था। सवाल में कुछ दम था? बिल्कुल नहीं था। और नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा बूस्टर पंप का उपयोग देखो टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जाता है। टैंक की क्षमता 18 मीटर क्यूब है, 1800 मीटर क्यूब है। टैंक की खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर अधिक है। यानी ये बोल सकते हो 10 मीटर क्यूब मिनट अधिक है। ये वाला लाइन पढ़ो। बोला क्या है हमारे पास, टैंक की खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से इतना अधिक है। तो हमें मालूम है भाई, अगर अब समझो, अगर जो इम्पिटी यानी खाली कर रहा है, अगर मैं खाली की बात कर रहा हूँ, खाली की, तो खाली कितना कर रहा है और ये भर कितना रहा है। यानी ये बोला है कि भाई साहब टैंक खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से अधिक है। तो भरने की क्षमता अगर मान लो 1 से 30 से 10 अधिक है तो कितना भरेगा, 1 + 10। फिर बोला है और पंप टैंक को, और बोला है और पंप टैंक को भरने में जितना समय लगता है उससे खाली करने में उसे 6 मिनट का कम लगता है। यानी डिफरेंस उसने दिया है। तो बोला है पंप को भरने की क्षमता हमें कितना है, ये क्या होगा। यानी ये बोल सकते हो कि पंप की भरने की क्षमता क्या आ सकता है। हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अगर मान लो हमें ये निकालना है, टाइम निकालते हैं, तो क्या होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। और हमारे जो दिया है ये एफिशिएंसी का मान दिया है। तो सबसे पहले मान लो कोई चीज़ भरेगा, तो मान लो भरना कितना है, 1800 भरेगा। कितना के एफिशिएंसी थे, 1 से यूनिट से। फिर समझो, अब खाली करेगा, 1800 यूनिट खाली होगा कितने के एफिशिएंसी से, तो भरने से 10 ज़्यादा, यानी 1 + 10 से ज़्यादा है। तो इसका ही डिफरेंस दिया है, कितना समय लग रहा है भाई, तो 6 मिनट का। देखो 6 मिनट कम समय लगता है, तो 6 मिनट हो गया। ये सवाल है, समझे कि नहीं। यानी मैंने सारी चीज़ें मिनट में दिया है। भरने में भाई एक्स लग रहा है, तो खाली करने में x + 10 यानी 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो भाई सब 1800 टोटल वर्क यानी एक्स की क्षमता से भरा जाता है, और 1800 टोटल वर्क को x + 10 से निकाला जाता है, तो टोटल इतना टाइम लगता है। अब हमें इसका मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर हमें एक्स का मान फाइंड करना है। एक्स का मान फाइंड करना है, तो यहाँ पर बनाओगे तो क्वाड्रेटिक लग जाएगा, जैसे मैंने पीछे वो बोर्ड स्टीम वाला सवाल पढ़ाया। तो यहाँ से ऑप्शन उठा लेते हैं बहुत आसान से। जब मैं यहाँ से ऑप्शन निकालूंगा तो समझो पहला ऑप्शन 65 है। तो 65 तो 1800 हो गया। अब ये 65 हो गया। देखो कहीं ना कहीं ये 65 1800 काट नहीं पाएगा, तो खत्म, क्योंकि जानते हो ये इंटीजर मान है, तो इंटीजर आनी चाहिए। अब 50 उठा लो, ये 1800 हो गया, डिवाइड बाई 50 कर लो। 0 से 0 5 से काटो तो ये हो जाएगा 90। यही तो होगा। अगर मान लो 5 से काटो तो ये अगर 5, क्या गलती कर दिया क्या मैं, 5 3 15, माफ़ करना ब्रो, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे काटो, 5 से काटो तो 5 3 15, और यहाँ पे आ गया कितना भाई हमारे पास, 3 30 5 36 यानी 36 आ गया। फिर यहाँ पे देखो ये 36 हो गया। अब फिर ये 1800 है, और डिवाइड करेंगे कितना, 50 और 10 60 से, 60 से डिवाइड करो भाई साहब, तो हमें ये मालूम है कि ये काटेगा 30 आ गया। तो 36 माइनस 30 करोगे तो देखो इक्वल टू में 6 आ गया। तो भाई साहब हमारे वेरीफाइड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। बाकी हमें नीड करने की जरूरत नहीं है। जो एक्स का मान होगा, यानी जो बोला है हमारे पास जो आंसर में क्या बोला था, तो ये बोला है भाई साहब, तो पंप को भरने की क्षमता में कितनी है, तो नहीं भरने में है तो कितना है भाई साहब, 50 है। और खाली की बात बोलता तो यहाँ पर हमें ये मालूम चल गया कि जो भर रहा है यानी 50 के एफिशिएंसी से भर रहा है, और जो खाली करेगा यानी 50 के एफिशिएंसी से भर रहा है, खाली करेगा 60 के एफिशिएंसी से। हम ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। तो ऐसे सवाल को हम बाई ऑप्शन भी ऐसे ही चीज़ों को उड़ाते हैं। इसको डायरेक्ट बेसिक ना जाके, बेसिक जाओ क्वाड्रेटिक बनता है, बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लो, ऑप्शन रख के चेक कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। आ जाओ भाई 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है a+1 फिर इंटू में 1 - a 1। देखो उसके बाद से क्या बोला है यहाँ पे, 1 - a + a का स्क्वायर, 1 + a, और a का स्क्वायर 1 + 6। कुछ नहीं करना है। देखो अगर यहाँ पर दिया है क्या भाई साहब, यहाँ पर क्या है, +a है, तो इसको माइनस वाले के साथ गुणा कर दो, और ये माइनस है तो इसके साथ गुणा करोगे। जब गुणा करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। यानी यहाँ पर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1, प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा। यानी पहला का गुणा करोगे और दूसरा का गुणा करोगे, यानी दो पहले यहाँ पे करोगे तो माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है भाई, ये माइनस हो गया। और दूसरा में अगर यहाँ पे माइनस है, प्लस के साथ गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। यानी ये बोलोगे 1 प्लस में ए क्यू, और यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है 1 प्लस में a6, 1 प्लस में a⁴ अब देखो सिर्फ इतना लाइन समझो, ये क्या है, a इंटू बी, ए इंटू बी है, तो हमें क्या लगता है भाई, a इंटू बी दिया है तो कुछ नहीं करते हैं भाई, नहीं हमें डायरेक्ट बोल सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वैसे करते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी सीधे क्या होगा, a इंटू बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। और देखो एक क्यू, और यहाँ पे एक क्यू और एक क्यू है, तो माइनस में a⁴ हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी था 1 प्लस में a⁴। फिर मैं यहीं आएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। और a⁴ से तो a⁴ हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा 1 - a⁴ b⁴, ऑप्शन नंबर डी, खत्म।
आप यहाँ पे इसको गुणा भी करके लाओगे तो यही चीज़ आएगा, कट जाता है बीच में और ये चीज़ें मान निकल के आ जाएगा। अब गुणा करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये अच्छा सवाल था, यहाँ पे आपका अलजेब्रा सा सवाल था। आओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये आज का लास्ट सवाल है हमारा। आइए चीज़ों को खत्म करते हैं। एक व्यक्ति की व्यय और बचत कितना है, 4 और 3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, ये लाइन समझना, और आय समान रहती है तो उसके व्यय और बचत का नया अनुपात है। इसमें जानते हो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे घुमाया है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। समझो, हम पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते हैं, हमारे पास मान लो ये हो गया, हमारे पास क्या, यहाँ पे एक्सपेंस हो गया, यहाँ पे सेविंग हो गया। एक्सपेंस में सेविंग ऐड करते हैं तो इनकम आता है। एक्सपेंस क्या है, 4 है, ये 3 है, तो इनकम कितना हो गया, 7 हो गया। मैं एक जीरो एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ये 40 कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, तो ये 70 हो जाएगा। यानी हमेशा मालूम है कि भाई सब एक्सपेंस में सेविंग को ऐड करते हैं तो हमारा इनकम आता है। ठीक है, अब जो ये लाइन बोला है कि उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, यानी उसकी आय के 1/5, यानी 70 है, इसका 1/5 कितना हो गया भाई, तो 14 हो गया, तो 14 से बढ़ जाती है। यानी जो सेविंग है भाई साहब 30 था, तो 14 से बढ़ के कितना हो गया हमारे पास, अब 44 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया खत्म। अब आगे वाला लाइन पढ़ते हैं, आगे वाला समझते हैं। फिर बोला है और आय समान रहती है। आय समान रहती है, इसका मतलब क्या, कि अगर 70 है तो भाई साहब ये 70 रहेगा। हमें मालूम है क्या, कि 70 में से 44 घटाओगे तो क्या होगा, यानी ये बोलो 70 की चीज़ है, 44 सेव कर लियो तो खर्च कितना किए हो, तो सीधी सी बात है कि खर्च हम यहाँ पर कितना करेंगे, तो भाई साहब आप ये बोलोगे इसमें कितना ऐड करें, यानी 6 यानी 26 आप खर्च करोगे, तभी तो ये बोल सकते हो कि 26 और 44 70 होता है। यानी एक्सपेंस में हम सेविंग को ऐड करेंगे तो हमारे पास इनकम आएगा। तो हमसे जो पूछा है सवाल में वो देख लेते हैं क्या पूछा है। बोला उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा। व्यय और बचत, व्यय कितना है भाई, तो यहाँ पे 26 है, और बचत कितना है 44, नया अनुपात पूछा है। 2 से काट दो, 13 बार में 2 से काट दो 22 बार में, 13:22 होगा, और 13:22 ऑप्शन नंबर सी खत्म। ये सवाल था। तो ये रहा टोटल आज के भाई साहब 20 सवाल जो मेरे तरफ से कंप्लीट हुआ, यानी सैंपल पेपर 5 मैंने कंप्लीट करा दिया। मैंने जो वादा किया था कि आपको कंप्लीट भाई साहब 5 सैंपल पेपर कराऊंगा, किसके लिए भाई कराऊंगा बता दो आप, तो सेक्शन कंट्रोल के, तो मेरा तरफ से कंप्लीट हो गया। इसका जो भाई साहब प्रिंटेबल पीडीएफ है एआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर बहुत सारी एग्जाम से नोटिफिकेशन भी इस पर डाली जाती है, तो ये ज्वाइन करके रखना है। बाकी बताना भाई आज के लिए वीडियो आपको कैसा लगा। आपका भाई अगर बढ़िया चीज़ों को करा रहा है तो कमेंट करके बताना कि भाई सब और क्या बेटर कर सकते हैं, क्या चीज़ है जो और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपना सजेशन जरूर देना। ठीक है भाई, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई कुछ भी चीज़ों को बनाने में और बढ़ाने में। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, इसको नहीं भूलना है भाई साहब, 100% क्या करना है भाई साहब, इसको सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी कमेंट बॉक्स में भी कराना है, आप लोग बताना कि और चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, और एग्जाम के लिए किस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं, सैंपल पेपर ला सकते हैं, वो भी बताना। बाकी अपना जो जैसे रेलवे फाउंडेशन बैच चल रहा है वो प्रॉपर अपने टाइम के हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।